अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। माँ, मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। तुम चिंता मत करना और भोजन समय पर कर लेना। कामनी ने साड़ी का पल्लू कांधे पर दुरुस्त करते हुए कहा और घर से निकल गई। कामनी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके वो अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही थी। बड़ी मुश्किलों से उसे एक फिल्म में लीड रोल मिलने की उम्मीद हुई थी। उसे मालूम हुआ था कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर को अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश है। उसने जाने किन किन लोगों की खुशामद की, तब कहीं जाकर डायरेक्टर से मुलाकात तय हुई। इस रोल को पाने के लिए इंडस्ट्री की कई और लड़कियां भी हाथ पांव मार रही थीं। श्याम मुखर्जी ने मुलाकात के लिए अपने ऑफिस में सबको बुलाया था। कामनी जब वहां पहुंची तो बहुत सारी लड़कियां पहले से ही वहां मौजूद थीं। उनमें गीता नाम की भी एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। कामनी से एक दो मर्तबा उसकी मुलाकात हो चुकी थी। कामनी का दिल घबरा रहा था। इतनी सारी लड़कियां और रोल एक। अगर श्याम मुखर्जी को खूबसूरत लड़की की ज़रूरत हुई तो मेरा क्या होगा? कामनी ने सोचा, क्योंकि वो मामूली शक्ल की थी। हाँ, मगर टैलेंट की उसमें कोई कमी नहीं थी। लड़कियां एक के बाद एक ऑडिशन देने लगीं। फिर गीता की बारी आ गई। उसे वापस आने में काफ़ी देर लगी। जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने कामनी और दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर घमंड से कहा, देख लो जाकर तुम लोग। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑडिशन देने के बाद तुम्हारे अंदर जाने का कोई फ़ायदा होगा। ये रोल तो देखना मुझे ही मिलेगा। और बाल लहराती हुई चली गई। कामनी के बराबर में बैठी हुई लड़की ने ये सब सुनकर कहा, राम राम, कितना घमंड है इसे। अभी तो कुछ बनी भी नहीं। अगर बन गई तो जाने क्या हाल होगा। इतने में कामनी की बारी आ गई। कामनी ने ऑडिशन दिया और जब बाहर आकर घड़ी देखी तो 10 बजने वाले थे। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कहने के बावजूद उसकी माँ उसके इंतज़ार में भूखी बैठी होगी। घर पहुंचकर उसने देखा तो माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। माँ, बस तुम भी, कामनी ने मुस्कुराते हुए कहा। चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोसती हूँ। कामनी ने हाथ मुंह धोया और पालती मारकर नीचे बिछी चटाई पर बैठ गई। थाली में उबले चावल और कटोरी में दाल थी। कामनी ने हाथ से निवाला बनाकर मुंह में रखा। पुत्र, हो गई तो फिल्म के लिए पक्की? माँ ने पूछा तो कामनी हंसने लगी। जादू थोड़ी है माँ। जानती हो कितनी लड़कियां आई थी वहां। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं चुन ली जाऊंगी। कामनी की हंसी इस बात पर फीकी हो गई। निराश मत हो पुत्र, देखना भगवान की कृपा से तू ही चुनी जाएगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी जब तू डायरेक्टर से मिलने गई थी। और फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर बिस्तर पर लेट गईं। अगले दिन श्याम मुखर्जी के सेक्रेटरी ने कामनी को बुलवाया और उसे खुशखबरी सुनाई कि इस रोल के लिए कामनी सेलेक्ट हो गई है। कामनी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। कितनी मेहनत के बाद आज उसे कामयाबी मिली थी। ये सब मेरी माँ की प्रार्थना का फल है, उसने सोचा तो उसकी आंखें भर आईं। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ का मुंह मीठा कराया तो माँ ने उसका माथा चूम कर कहा, भगवान तुझे कामयाबी दे। शूटिंग 3 दिन बाद थी। कामनी से ये वक्त काटे नहीं कट रहा था कि कब शूटिंग शुरू हो और वो मेन हीरोइन बने। इधर गीता एक तांत्रिक के सामने बैठी थी। कुछ भी करो महाराज, मगर मेरे रास्ते के कांटे को निकाल दो। गीता ने सर झुकाए हुए अपने सामने बैठे खतरनाक से दिखने वाले आदमी से कहा, जिसके बाल और नाखून मैल से अटे हुए थे और वो आंखें बंद किए आग में कुछ डाल रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोल दी और गुस्से से कहा, क्या तुझे हमारी शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? ये जो हुस्न तू लेकर बैठी है, किसने दिया है तुझे? बोल तो अभी छीन लूँ ये खूबसूरती तुझसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, गीता ने फौरन हाथ जोड़ते हुए कहा। वो दरअसल इतना सब करने के बाद भी रोल किसी और को मिल गया, इसलिए मैं जज्बात में आ गई।
वरना मैं तो आपकी चरणों की धूल, आपकी दासी हूँ। गीता बोली। इस बार भी तुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। बोल, करेगी? वो भयानक आदमी बोला। फिल्म में काम करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, गीता बोली। ठीक है, तो फिर गौर से सुन। आज से 2 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन जो भी मुर्दा मरघट में जलाने आए, रात में तुझे वहाँ बैठकर और एक दिया जलाकर तुझे जाप करना होगा। और सुन, जाप पूरा होने के बाद उस जगह की राख जमा करके मेरे पास लाना होगा। बाकी मैं खुद देख लूँगा। ठीक है, जैसा आप कहें। और गीता वहाँ से चली गई और फिर उसने वो सब कर दिखाया जो उससे कहा गया था और राख दिए में जमा करके ले आई। जब वो आ गई तो वो आदमी आग जलाए कुछ पढ़ रहा था। गीता के कुछ कहने से पहले ही उसको गीता के आने का पता चल गया। बड़ी जिगर वाली है तू, जो कर गुजरी इस काम को, उसने अपने पीले मैले गंदे दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। गीता ने राख से भरा दिया उसके चरणों में रख दिया और सर झुकाकर बैठ गई। अमल तो तू करवा लेगी, मगर इसके बदले, उस आदमी ने मक्कारी से बात अधूरी छोड़ दी। आप फिक्र मत करिए, जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगी, गीता ने कहा तो आदमी शैतानी से मुस्कुराने लगा। फिर उसने एक थाली में थोड़ी सी सरसों ली और दिए में मौजूद राख उसमें डाल दी। थाली उसके आगे थी और वो लगातार कुछ पढ़े जा रहा था। फिर उसने गीता का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली पर कट लगाकर उसके खून के कतरे उसमें टपकाए। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। फिर उसने रुककर थाली में थूक दिया और फिर आंखें खोलकर गीता की तरफ थाली बढ़ाई। गीता ने थाली में झांका तो उसमें नन्हे नन्हे सांप रेंगते हुए नजर आए। ये उस जगह बिखेर देना जहाँ उसके कदम पड़ते हों, तेरा काम हो जाएगा, उस आदमी ने कहा। सुबह के वक्त कामनी ने कहा, माँ मैं जा रही हूँ, और शूटिंग के लिए निकल गई। आज कामनी का एक इमोशनल सीन था और कामनी ने उसमें इंतहाई शानदार एक्टिंग की थी। लग ही नहीं रहा था कि वो नई है। उसने बिल्कुल नेचुरल तरीके से सीन किया और पहले टेक में ही सीन ओके हो गया। वेल डन कामनी, कीप इट अप। श्याम मुखर्जी ने कामनी के पास आकर उसे दाद दी, उसकी तारीफ की। आधे घंटे का ब्रेक था। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसका मुंह दूसरी तरफ था कि उसे किसी के आने का एहसास हुआ। उसने पलटकर मुंह उधर किया तो देखा कि सामने वाली कुर्सी पर गीता बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। कैसी हो कामनी? गीता ने पूछा। सब राम जी की कृपा है, मैं अच्छी हूँ, कामनी ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा। कामनी दिल में हैरान थी कि गीता जैसी घमंडी लड़की को क्या पड़ी जो कामनी का हालचाल पूछ रही थी। मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी हीरोइन बनने पर, गीता ने कामनी की तरफ देखते हुए कहा और चोरी से सरसों के दाने कामनी के पैरों के पास बिखेर दिए। धन्यवाद गीता, कामनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं, शॉट रेडी है, आ जाइए, एक स्पॉट बॉय ने आकर कहा तो कामनी खड़ी हो गई। अच्छा गीता, मैं जा रही हूँ, कहती हुई बिखरे हुए सरसों के दाने पर पैर रखकर गुजरती चली गई। उसके पीछे गीता मक्कारी से हंसती हुई उठकर वहाँ से चल दी। कामनी ने मेकअप की टचिंग की और कैमरे के सामने आ गई कि अचानक कामनी चीखें मारती हुई ज़मीन पर गिर गई। उसके पैरों के तलुओं पर गहरे गहरे कट के निशान थे जिनसे खून रिसने लगा था। फिर कामनी के कानों से खून बहने लगा। हर कोई हैरान परेशान था कि ये क्या हो रहा है। फिर कामनी को ज़ोरदार उबकाई आई और उसने खून की उल्टी कर दी। ये तो शुरुआत थी। एक के बाद दूसरी खून की उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं और हॉस्पिटल जाने से पहले ही कामनी खून थूकते थूकते मर गई। सबको सांप सूंघ गया कि पल में ये क्या हो गया। कामनी की माँ भी उसकी मौत की खबर सुनते ही भगवान को प्यारी हो गई। 3 दिन बाद गीता डायरेक्टर श्याम जी के घर गई और उनकी फिल्म के रुकने और कामनी के मौत पर अफसोस करने लगी। फिर उसने आंख बचाकर एक पुड़िया में मौजूद पाउडर श्याम मुखर्जी की चाय में मिला दिया
और उसके वहाँ से उठने से पहले ही उसकी इस हरकत ने असर कर दिया और श्याम मुखर्जी ने गीता को कामनी की जगह फिल्म के हीरोइन चुन लिया। गीता ढिठाई से कामनी की जगह लेकर खुश थी और उसे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं था। दूसरे दिन गीता कुएं की मुंडेर पर चढ़ी कह रही थी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कैलाश। मैं अपने प्राण त्याग कर तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं रहना मुझे इस संसार में। कट। डायरेक्टर ने शॉट ओके कर दिया। गीता मुस्कुराती हुई कुएं के मुंडेर से उतरने लगी और बेध्यानी में उसका पैर फिसला और वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकी। पहले उसका सर कुएं की मुंडेर से टकराया और वो कुएं में जा पड़ी। जब गीता को बाहर निकाला गया तो वो मर चुकी थी। फिल्म फिर रुक गई। डायरेक्टर ने फिर नई हीरोइन तलाश की, मगर शूटिंग के पहले ही दिन सेट पर आग लग गई। हीरोइन की साड़ी ने भी आग पकड़ ली। वो जान बचाने के चक्कर में इधर उधर भाग रही थी और फिर मुंह के बल गिरी और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसकी एक टांग टूट गई और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। श्याम मुखर्जी अपना सर पकड़कर बैठे थे। इतने में फ़ोन की घंटी बजी और फिर फ़ोन पर खुशखबरी सुनकर कि नई लड़की मिल गई है। उनका मूड कुछ ठीक हुआ। अभी उन्होंने रिसीवर रखा ही था कि उनके बाल पीछे से उड़े। हवा का एक तेज़ झोंका गुजरा था उनकी पीठ पर। वो समझे कि खिड़की खुली है। उन्होंने मुड़कर देखा तो खिड़की बंद थी। वो सर झटक कर सिगार जलाने लगे। फिर उन्हें अपनी गर्दन के गोश्त पर गर्म हवा महसूस हुई। साथ ही किसी के सांस लेने की आवाज़ भी आई। उन्होंने फिर पलटकर देखा। इस बार उनकी आंखें हैरत से फट गईं। एकदम उन्हें अपने सीने में तेज़ तकलीफ़ की एक लहर महसूस हुई। उन्होंने अचानक अपने दिल की जगह को अपने हाथों से थाम लिया। तकलीफ़ तेज़ से तेज़ होती गई और वो ज़मीन पर गिर पड़े और उनका हार्ट फेल हो गया और यूं वो परलोक सिधार गए। श्याम मुखर्जी नहीं रहे तो फिल्म बंद हो गई और उसकी स्क्रिप्ट श्याम मुखर्जी के घर वालों ने उनके सामान में ही रख दी। उनके घर वालों को फिल्म से कोई दिलचस्पी नहीं थी। श्याम मुखर्जी की पत्नी विदेशी थी और अपने बच्चों के साथ बाहर ही रहती थीं। यूं श्याम मुखर्जी के साथ उनकी फिल्म भी चली गई और फिर एक वक्त आया कि श्याम मुखर्जी का बंगला बिकने लगा। आप बंगला देखिए, फिर फैसला कीजिएगा। एजेंट ने गाड़ी से उतरते हुए रवि से कहा, सर जी, आपसे पहले जो मालिक थे उन्होंने बड़े शौक़ से ख़रीदा था इस बंगले को। ये है ही इतना खूबसूरत। मगर इस बंगले के मालिक इस बंगले में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके और उनकी मौत हो गई। आपको पता भी है कि वो कौन थे? एजेंट ने रवि को देखकर पूछा। हाँ, मशहूर डायरेक्टर श्याम मुखर्जी। रवि ने लापरवाही से लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहा। एजेंट कुछ लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, श्याम मुखर्जी ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त इसी बंगले में गुजारा था। तुम श्याम मुखर्जी को छोड़ो, मेरी बात सुनो। रवि ने रूखे अंदाज में कहा। जी। एजेंट संभल कर बोला, बंगला मुझे पसंद आ गया है। पेपर रेडी करके ले आओ, पेमेंट हाथ के हाथ हो जाएगी। रवि ने कहा। पेपर्स तो रेडी हैं, आप कहें तो आज शाम को ही ले आऊं? एजेंट ने दांत निकालते हुए कहा। नहीं, आज मैं बिज़ी हूं। तुम मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन करके वक्त तय कर लेना। और ये कहकर रवि अपनी गाड़ी में बैठ गया। रवि चोपड़ा जाना माना डायरेक्टर था। उसके क्रेडिट पर अनगिनत सुपरहिट फिल्में थीं। शांत माहौल में छुट्टियां गुजारने के लिए उसने इस बीच वाले बंगले को ख़रीद लिया था। वैसे तो वो अपनी छुट्टियां देश से बाहर गुजारता था, मगर इंडस्ट्री के बखेड़ों से बचने के लिए उसने कुछ दिन सुकून से गुजारने के लिए इस बंगले को चुना था। रवि की शादी नहीं हुई थी और उसके पहले वाले बंगले में उसकी फैमिली रहती थी। काम के लिए ये जगह बिल्कुल सही थी। सारी चीज़ें तय हो जाने के बाद शिफ्टिंग का काम चल रहा था। सर, नीचे से कुछ सामान मिला है। अच्छा, मैं देखता हूँ। रवि ने एजेंट को फ़ोन मिलाया तो उसने कहा, सर जी, दरअसल ये सामान श्याम मुखर्जी का है। उनकी मृत्यु के बाद ये बंगला किसी के इस्तेमाल में नहीं रहा। उनकी पूरी फैमिली बाहर है। अब उन्हें पैसे की ज़रूरत हुई तो उन्होंने इसको बेचने का इरादा कर लिया और मैं कल आकर ले जाऊंगा सामान। फ़ोन बंद करके रवि बोला, कितना बोलता है ये आदमी। रवि ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपने काम में बिज़ी हो गया। थोड़ी देर बाद मुलाजिम आकर बोला,
साहब, खाना लगा दूँ? हाँ, लगा दो। रवि ने घड़ी देखते हुए कहा और कागज़ समेटने लगा। जब वो नीचे आया तो खाना टेबल पर लग चुका था। रवि ने पूरी तोड़ी और मुंह चलाने लगा। अभी वो खाना खा ही रहा था कि सामने से दो बंदे एक ग्रीन कलर का बॉक्स ले जा रहे थे। रवि ने हाथ के इशारे से रोक कर कहा, ये क्या है? साहब, नीचे से निकाला है, पुराने मालिक का है। इसे मेरे कमरे में रख दो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर रवि दोबारा खाने में बिजी हो गया। खाना ख़त्म करके रवि अपने रूम में आया और सिगरेट सुलगाने लगा। फिर उसकी नज़र ग्रीन बॉक्स पर पड़ी तो बॉक्स के पास उकड़ू बैठकर उसे खोलने लगा। बॉक्स में कागज़ भरे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट, बिल्स और जाने क्या क्या भरा हुआ था। पुरानी हीरोइनों की तस्वीरें भी थीं। रवि निकालते निकालते थक गया और सर हिलाने लगा। मुझे भी क्या सूझी जो इस कबाड़ को देखने की कोशिश की और खड़ा हो गया। उसकी नज़र बॉक्स में नीचे झांकती हुई एक लाल कलर की फाइल पर पड़ी। रवि ने झुककर उसे खींचा और बाहर निकाल लिया। उसने फाइल को खोला। वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट थी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आधी रात बीत चुकी है। स्क्रिप्ट ख़त्म करके रवि ने मुस्कुराकर कहा, मान गए आपको श्याम मुखर्जी? इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट सिर्फ आपके कैलिबर की ही है। अगले दिन रवि ने एजेंट से श्याम मुखर्जी की फैमिली का नंबर लिया और उनसे स्क्रिप्ट को ख़रीद लिया। अब वो रवि चोपड़ा की स्क्रिप्ट थी। फिर उसने इस फिल्म से जुड़े लोगों से भी बात की ताकि बाद में कोई आकर उसे परेशान न करे। रवि फिल्म की तैयारियों में लग गया। स्पॉन्सर्स, लोकेशन, कास्ट सब फाइनल हो गया। हीरोइन के लिए रवि ने एक नए चेहरे को चुना। उसने एक दो कमर्शियल्स में उसे देखा था। लड़की का नाम सितारा था। उससे भी रवि ने सारी बातें तय कर ली। शूटिंग शुरू होने से पहले रवि ने एक बेहद शानदार पार्टी रखी जिसमें शोबिस की दुनिया की बड़ी छोटी सभी हस्तियां शामिल थीं। पार्टी चल रही थी। रवि अपनी हीरोइन से सबको मिलवा रहा था। अचानक हॉल के बीच में लगा झूमर एक धमाके से नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे रवि और सितारा खड़े थे जो कि बाल बाल बच गए। पार्टी में सन्नाटा छा गया। कम ऑन गाइस, मैं अपने दुश्मनों के लिए इतनी आसानी से जगह खाली नहीं करूँगा। रवि ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की तो सब मुस्कुराने लगे, मगर सितारा अब भी डरी हुई थी। सितारा, अब तुम फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हो और फिल्म में तो अक्सर हादसे होते रहते हैं। कम ऑन, ये लो। रवि ने साथ खड़े वेटर की ट्रे से एक गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और पार्टी दोबारा शुरू हो गई। शूटिंग के पहले दिन दिवाली का सीन शूट करना था। सारे सेट पर दिए जले हुए थे। जाने कैसे एक पर्दे ने दिए से आग पकड़ ली और फैलते फैलते आग इतनी बढ़ गई कि काबू से बाहर हो गई। पूरा सेट शोलों में घिर गया। यूनिट के कई लोग जलकर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया, तब कहीं जाकर आग बुझी, मगर सब कुछ राख का ढेर करने के बाद यूँ रवि की शुरुआत ही भारी नुकसान से हुई। कुछ रोज़ बाद रवि ने दूसरा सीन लिया जिसकी लोकेशन आउटडोर थी। सीन में हीरो और हीरोइन एक ऊंचे टीले पर बैठकर बातें कर रहे थे। शॉट अच्छा गया। रवि ने ओके कहा। सितारा जैसे ही खड़ी हुई, हीरो ने कहा, संभल कर सितारा। नीचे से रवि ने कहा, सितारा सावधानी से। सर, मैं डरती नहीं हूँ, इतनी ऊंचाई से तो मैं कूद भी सकती हूँ, सितारा ने हंसते हुए कहा। रवि जैसे ही पलटने लगा तो सितारा ने ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। सितारा नीचे लगे हुए हिफाजती जाल पर जा गिरी। रवि का पारा एकदम हाई हो गया। ये क्या बेहूदगी थी सितारा? सर, वो मैं। सितारा ने डरे अंदाज में बोलना चाहा, मगर उसके अल्फाज हलक में अटक गए। शट अप, अगर ये जाल ना होता तो हड्डी पसली एक हो जाती, समझी? सितारा कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। हमें नहीं मालूम था सितारा इतनी बहादुर है। हाँ भाई, मैं ऊंचाई से नीचे देखूं तो चक्कर आने लगते हैं। सितारा वहां से कूद गई। एक ने हंसते हुए कहा, स्टॉप इट, दिमाग ख़राब नहीं है मेरा जो मैं इतनी ऊपर से कूद जाती। मुझे तो किसी ने धक्का दिया था, सितारा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मगर सितारा, वहाँ तो सिर्फ हम दोनों थे।
हीरो जो सितारा के साथ सीन में था उसने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सितारा ने जैसे चीखते हुए कहा और फिर रोने लगी। मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल कभी हवा बहुत तेज हो तो बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए तो सब तुम्हें कह रहे थे कि सावधानी से। हीरो ने नरमी से सितारा को समझाते हुए कहा तो सितारा झेंप गई। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, सितारा ने कहा तो सब मुस्कुराने लगे। सुनो, मैं वैन में जा रही हूँ, जूली को भेज देना, मुझे मेकअप करवाना है, सितारा ने एक लड़के से कहा और शीशे के सामने बैठ गई। अचानक उसे अपने बालों में किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। उसने शीशे में गौर से देखा, उसकी लटें हिल रही थीं, मगर नज़र कोई नहीं आ रहा था। फिर किसी ने उसके बालों को जकड़कर उसे ऊपर उठाया और सामने दीवार की तरफ धक्का दिया। सितारा पीठ के बल दीवार से टकराई और वहीं खड़े खड़े झटके लेकर तड़पने लगी। दीवार में लगा हुआ हुक उसकी गर्दन के बीच से आर पार हो गया था। मरने से पहले सितारा की आंखों ने एक वजूद, एक शरीर को देखा और फिर वो ठंडी हो गई। जूली वैन में मेकअप करने आई तो उसकी चीखों ने पूरे यूनिट को जमा कर लिया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, मगर सितारा की मौत का जिम्मेदार कोई सामने नहीं आ सका, क्योंकि सितारा के जिस्म से किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। काफ़ी दिन तक मामला चलता रहा, मगर कोई सबूत नहीं मिला। रवि ने नए सिरे से हीरोइन तलाश की। अब साक्षी सितारा की जगह काम कर रही थी। इस दफ़ा रवि ने एक गाना शूट करने का सोचा। लोकेशन बहुत खूबसूरत थी, झरना, नदी और बड़े बड़े पत्थर जिन पर हीरोइन गाना फिल्मा रही थी। अचानक गाना शूट कराते कराते साक्षी छपाक से पानी में जा पड़ी। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर साक्षी गिरकर दोबारा ऊपर नहीं आई। 2-3 लोग पानी में कूदे, मगर साक्षी का कहीं नामो निशान नहीं था। रवि चोपड़ा अपना सर पकड़कर बैठ गया। ओ गॉड, फिल्म शुरू करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिल्म है कि बनने का नाम नहीं ले रही। नुकसान पर नुकसान, और अब आए दिन पुलिस का झंझट। क्या करूं? वो ये सब सोच सोच कर परेशान हो रहा था। रवि ने रात का खाना भी नहीं खाया और सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसका दिमाग फिल्म में उलझा हुआ था। ठक ठक। सर, आनंद बाबू आए हैं, नौकर ने अंदर आकर कहा। आनंद बाबू इस समय? रवि ने घड़ी देखते हुए कहा। रात के 11 बज रहे थे। अच्छा, उन्हें कॉफ़ी सर्व करो, मैं आता हूँ। रवि ने सिगरेट ऐश ट्रे में बुझाई और शर्ट पहनने लगा। आनंद बाबू बहुत बेहतरीन और सीनियर कैमरामैन थे। उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस सालों पुराना था और उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म्स में भी काम किया था। हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म के लिए लेने की कोशिश करता था। वो रवि के साथ इस फिल्म में शामिल थे। रवि जब आया तो आनंद बाबू किसी गहरी सोच में डूबे थे। क्या हाल है आनंद बाबू, सब खैरियत तो है ना? जो आप इस समय? रवि ने पूछा। सर, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मगर अब मैं और ख़ामोश नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी खामोशी किसी नुकसान का सबब बन जाए। आप फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? रवि ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैं फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, आनंद बाबू बोले। तो फिर आप खुलकर बताइए, मैं खुद इस फिल्म को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कोई दुश्मन ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इस फिल्म को रुकवाना चाहता है, रवि ने कहा। बात वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं रवि बाबू। दरअसल ये फिल्म ही मनहूस है। जब आपने ये फिल्म शुरू की थी तो मुझे नहीं मालूम था कि ये वही फिल्म है जिस पर श्याम मुखर्जी काम कर रहे थे। तब भी मैं इस फिल्म का हिस्सा था। उस वक्त भी ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। हर रोज़ कोई न कोई नुकसान होता। फिल्म की हीरोइन एक के बाद एक मरती गईं और आखिरकार इस मनहूस फिल्म ने श्याम मुखर्जी की जान भी ले ली। इतना कहकर आनंद बाबू खामोश हो गए। नॉनसेंस, ये सब बातें लोगों की गढ़ी हैं। उनकी मौत तो हार्ट फेल से हुई थी, रवि ने गुस्सैले अंदाज में कहा।
हाँ हुई थी, मगर आखिरी वक्त में वो इसी फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ थे। मेरी मानिए सर, आप इस फिल्म को रहने दीजिए, वरना किसी बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे। आनंद बाबू परेशानी से बोले। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कोई बच्चों का मजाक हो रहा है? ये एक बिग बजट मूवी है। इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, स्पॉन्सर्स, और यहाँ तक कि मैंने भी। इस तरह तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। क्या बात कर रहे हैं आनंद बाबू? और इन सब बातों का कोई सर पैर, कोई वजह कुछ भी नहीं है आपके पास। रवि जज्बाती हो गया। वो वैसे भी बहुत परेशान था। आए दिन के नुकसान से मूवी ओवर बजट हो गई थी। तो रवि बाबू, फिर सवाल ये है कि आखिर ये हादसे जानी नुकसान हो क्यों रहे हैं? इत्तेफाक एक या दो दफ़ा हो सकता है, बार बार नहीं। और इस सवाल का जवाब किसी आम मनुष्य के पास नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए कोई ज्ञान वाला चाहिए, जो अपने ज्ञान से आपको आपके सवाल का जवाब मालूम करके बताए। आनंद बाबू ने झिझकते हुए कहा। आपके कहने का मतलब है जंतर मंतर करने वाला? रवि हंसने लगा। आई एम सॉरी आनंद बाबू, बट इट्स वेरी फनी, रवि ने कहा और दोबारा हंसने लगा। अभी आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं, मगर मुझे डर है कि कहीं आपका मजाक ना बन जाए, आप मेरी बात का विश्वास ना करें, नुकसान यूं ही होते रहे। तो मुझे डर है कि कहीं श्याम मुखर्जी की तरह आप। आनंद बाबू अधूरी बात छोड़कर खड़े हो गए और रवि से इजाज़त लेकर चले गए। रवि ने लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाई और धुआं निकालकर बड़बड़ाने लगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हमारी जाहिलाना सोच के लोग जादू टोने में पड़े हैं। और सर हिलाने लगा। रवि ने अपने असिस्टेंट को निर्देश दिया कि पहले जितने भी सीन हीरोइन के बगैर हैं वो शूट होंगे, उनकी अरेंजमेंट करो। आखिर फिल्म आगे बढ़े तो सही। असिस्टेंट जी सर कहकर तैयारियां करने लगा। सेट लग गया। रवि ऊपर से नीचे हर चीज़ का जायज़ा लेकर नीचे आ गया। सब ठीक था। इस बार रवि काफ़ी सावधानी बरत रहा था। सीन ये था कि हीरो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आता और फिर सोफे पर बैठी अपनी माँ के बराबर बैठकर बातें करता। सीन शुरू हुआ। हीरो ऊपर की मंजिल पर खड़ा था। फिर वो चलकर सीढ़ियों तक आया और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। पहला स्टेप, फिर दूसरा। कैमरा हीरो के कदमों को फोकस कर रहा था। फिर तीसरा और चौथा कदम उठाने पर हीरो उछलकर नीचे आ गिरा, और यूं गिरा कि फिर न उठ सका। उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़कर टूट गई। सब हक्का बक्का रह गए। आखिर ये हुआ तो क्या हुआ, मगर रवि तो पत्थर का हो गया था, क्योंकि जो उसे नज़र आया था वो किसी ने नहीं देखा था। दो हाथ बर्फ़ की तरह बिल्कुल सफ़ेद, जिन्होंने हीरो के पैर पकड़कर झटका दिया था और पलक झपकते में गायब हो गए। रवि ने आंखें फाड़ कर देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। रवि दौड़ कर गया और रिकॉर्ड होने वाला सीन देखा, बार बार देखा, मगर कैमरे में वो हाथ नहीं दिख रहे थे। रवि ने कैमरामैन से पूछा, तुमने कोई असाधारण बात देखी थी सीन शूट होते वक्त? नो सर, ऐसा कुछ नहीं था जो नॉर्मल से हट कर हो, कैमरामैन ने कहा। ये सीन आनंद बाबू नहीं बल्कि कोई और शूट कर रहा था। रवि की फिल्म एक बार फिर रुक गई। रवि ने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये एक वहम था। आए दिन के हादसे और आनंद बाबू की बातों ने मिलकर इस वहम की शक्ल धार ली। वैसे भी रवि बहुत ज़्यादा टेंशन में था। रवि ने खुद ही अपने दिल को बहलाकर संतुष्ट कर दिया, मगर ये इत्मीनान झूठा साबित हुआ। रात का जाने कौन सा पहर था। सोते सोते रवि को अपने सीने पर बोझ महसूस हुआ। उसने कुसमुसाकर इधर उधर होना चाहा, मगर वो हिल नहीं सका। फिर बोझ हद से बढ़ गया और रवि की आंख खुल गई। उसने देखा एक लड़की सफ़ेद रंगत वाली, उसके घुंघराले बाल खुले हुए थे जो कि उसकी कमर से भी नीचे जा रहे थे, और सर से बहता हुआ खून उसके चेहरे पर से गुजरकर उसकी सफ़ेद साड़ी को भिगो रहा था। लड़की बिस्तर पर खड़ी थी और उसने अपना एक पाँव रवि के सीने पर रखा हुआ था। लड़की की आंखों की पुतलियां गायब थीं। वो गुस्से भरी नज़रों से रवि को घूर रही थी।
उसके पैर का दबाव बढ़ता जा रहा था। ठक ठक ठक, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उस लड़की ने चौंक कर बंद दरवाजे की तरफ देखा और लम्हे भर में गायब हो गई। रवि का डर से बुरा हाल था। वो अपनी जगह पर अभी तक सुन पड़ा था। ठक ठक, दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाया गया, जिसकी आवाज़ पर रवि चौंका। उसका दिल झटके ले लेकर धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने आनंद बाबू थे। उनके साथ एक और आदमी खड़ा था। गेरुआ रंग के कपड़े, माथे पर बड़ा सा तिलक खिंचा हुआ, गंजे चमकदार सर के बीच में चोटी और गले में जाने कौन कौन सी मालाएं पड़ी थीं। दूसरी तरफ रवि का नौकर सहमा हुआ खड़ा था। उसने रवि को देखकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने इन्हें रोका, मगर ये लोग कहने लगे ये आपसे खुद बात कर लेंगे। रवि ने नौकर को हाथ के इशारे से जाने का कहा और दोनों को कमरे में आने का इशारा किया। वो आदमी कमरे में दाखिल होते होते रुक गया, फिर रुककर अपना दायां पांव कमरे में रखकर अंदर आया। उसका अंदाज अजीब सा था। रवि सर, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बग़ैर इजाज़त इस समय आपको कष्ट दिया और इन्हें ले आया। आप बेशक मेरा यकीन मत करें। मगर उनकी बात पूरी होने से पहले ही रवि बोल पड़ा, आनंद बाबू, कष्ट कैसा? मैं तो आपका आभारी हूँ। आज अगर आप ना आते तो मैं मर चुका होता। फिर रवि ने सारी बात बता दी। ओह, जब ही मैं कहूँ कि जैसे ही मैंने महाराज से बात की तो महाराज ने इसी समय यहाँ आने का कहा। मैंने बहुत कहा कि कल मिल लेंगे आपसे, मगर महाराज की ज़िद पर अभी हम आ गए। रवि ने महाराज के पैर पकड़ लिए। धन्य हो महाराज, आपके कारण मैं आज जिंदा हूँ। इस फिल्म को बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो बालक, महाराज ने आंखें बंद किए हुए रवि से कहा। मगर क्यों महाराज, मेरे फिल्म बनाने से किसी का क्या ताल्लुक? रवि ने सवाल किया। उसने जाने क्या कुछ नहीं किया कामयाबी के लिए, और जब कामयाबी मिली तो उसकी मृत्यु ने उसे आ दबोचा। वो मर तो गई मगर मुक्त नहीं हो सकी, और उसकी ये इच्छा ही तुम लोगों की राह की दीवार है, वो भी ऐसी कि तुम लोग उसे गिरा नहीं सकते। कड़ी तपस्या की है उसने, महाराज ने बताया। आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज? रवि ने परेशान होते हुए पूछा। उसका नाम गीता था। गीता बहुत मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। ऊपर से उसे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। बहुत नहीं, जुनून की हद तक। पहले उसने ऐसे ही कोशिश की, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। फिर उसने एक काले जादू का सहारा लिया और सबसे पहले खूबसूरती पाने के लिए नवजात बच्चों के खून पर काला जादू करके उससे अमावस्या को आधी रात को स्नान किया। खूबसूरती मिल तो गई, मगर उसे बरकरार रखने के लिए उसे ये घिनौना अमल हर अमावस्या को करना पड़ता था, और वो बड़ी खुशी से नन्हे बच्चों के खून से स्नान करती थी। मगर उसकी खूबसूरती भी उसकी कामयाबी नहीं बनी। तो एक बार फिर उसने काले जादू का सहारा लिया और ऐसा ख़तरनाक अमल किया जिसको करने से पुरुष भी घबरा जाए। आधी रात को मरघट में जाकर उस रोज़ चिता में जलने वाली जगह पर बैठकर एक दिया जलाकर अमल किया और वहाँ की राख दिया में भर कर लाई। फिर अमल करने वाले तांत्रिक ने उस राख पर अमल किया और वो राख गीता ने कामनी के रास्ते में डाल दी और फिर कामनी की मृत्यु हो गई। रवि ने छुरछुरी लेकर कहा, इतना मुश्किल काम? हाँ, बड़े जिगरे वाली थी। महाराज ने कहा, तो कामनी गीता की वजह से मरी थी? आनंद बाबू ने दुखी होते हुए कहा। कामनी के मरने से उसे फिल्म तो मिल गई, मगर उसको क्या मालूम था कि उसकी मेहनत बेकार जाएगी और एक हादसे के नतीजे में उसकी मौत हो जाएगी। वो मर तो गई, मगर उसका जुनून, उसकी इच्छा पूरी न होने के कारण उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी और वो अपनी जगह किसी को नहीं लेने देगी। इसी कारण वो इस फिल्म को बनने नहीं दे रही। उसका मानना है कि उसमें काम करना सिर्फ उसका हक है और कोई ना तो उसकी जगह ले सकता है और ना उसे यानी गीता को शामिल किए बगैर इस फिल्म को पूरा कर सकता है।
और जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो उसे मौत के घाट उतार देगी, और वो ऐसा ही कर रही है और आगे भी ऐसा ही करेगी। इतना कहकर महाराज खामोश हो गए। महाराज, इसका कोई तो उपाय होगा? रवि ने पूछा। हाँ, सिर्फ एक ही उपाय है, और महाराज ने रवि को बता दिया। रवि सोच में पड़ गया तो महाराज बोले, बालक, जिस काम में इतनी रुकावटें आ जाएं, उसको ना करो तो ही अच्छा है। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा, रवि ने ठंडी सांस भरकर कहा। अगले दिन सब उस कुएं के पास आ गए जहां गीता की मृत्यु हुई थी। महाराज ने अपने आसपास कुंडल खींचा, कुंडल यानी घेरा, और आग रोशन करके मंत्रों का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर बाद गीता की आत्मा प्रकट हो गई। क्यों रुकी हुई है यहाँ? चली जा, इस संसार में तेरी जगह नहीं, महाराज ने गरज कर कहा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है पंडित। जो मेरी चीज़ है मुझे उससे मतलब है, और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। गीता की आत्मा बोली, ये हठधर्मी है तेरी, क्योंकि तूने जो पाया गलत तरीके से, नाजायज़ ज़रिए से पाया। पाप के ऊपर पाप करके तूने दूसरों का हक छीना है, और आज भी उसे अपना ही हक समझती है। जा, चली जा और छोड़ दे निर्दोष लोगों की जान। महाराज ने कहा, जो कोई मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा वो तो अपनी जान से अवश्य जाएगा, आत्मा ने घुर्राकर कहा। ठीक है, यही है ना जड़, यही चाहिए ना तुझे, ले, ये ले। इतना कहकर महाराज ने फिल्म स्क्रिप्ट अपने सामने उछालकर फेंक दी। गीता की आत्मा अपनी जगह से गायब हुई और झट से स्क्रिप्ट के पास हाजिर हो गई। महाराज ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगे तो स्क्रिप्ट में आग भड़क उठी। ये तूने क्या कर दिया? गीता की आत्मा चिंघाड़ती हुई महाराज की तरफ लपकी, मगर कुंडल के पास आकर रुक गई। वो बहुत खूनख्वार हो रही थी। अब तेरी बारी है, महाराज ने इतना कहकर आंखें बंद की। लम्हा भर में गीता की आत्मा आग में घिर गई और चीखें मारती हुई जलने लगी और फिर गायब हो गई। स्क्रिप्ट के सारे कागज़ जलकर राख हो चुके थे। रवि और आनंद बाबू दोनों नई फिल्म की तैयारियों में बिजी हो गए। रवि ने फिल्म को शुरू करने से पहले महाराज को बुलाकर एक हवन करवाया। रात को रवि अपनी टेबल पर बैठा अपने नए स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था। पिछले जो दिन उसने गुजारे थे वो सब उसके दिमाग में थे, और रवि ने उन सब को अपने स्क्रिप्ट में लिख लिया था, और उसने अपने ऊपर बीते हुए हालात पर एक हॉरर फिल्म बनाने का इरादा कर लिया था। वो अपनी नई फिल्म हीरोइन की शूटिंग स्टार्ट करके बहुत खुश था। उसने फाइल बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।